नमस्कार दोस्तों, आज मैं भारत में आईएसआईएस की वर्चस्व की बढ़ती भूमिका का मैं पर्दाफाश कर रहा हूँ। क्यों ये भूमिका बढ़ रहा है, क्यों इसको क्यों नहीं सरकार रोक पा रही है, उसी का मैं विश्लेषण कर रहा हूँ। ख़ास करके जो कश्मीर में जो आईएसआईएस ने जो अपना झंडा फहरा रहा था, और ख़ास करके उस समय पीडीपी बीजेपी की सरकार थी, उसी समय से ही वर्चस्व बढ़ा था और केंद्र में यूपीए की सरकार थी। तो इसमें मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आईएसआईएस का जो वर्चस्व बढ़ रहा था, कहीं न कहीं वहाँ कश्मीर पे स्थानीय नेता का, स्थानीय सरकार का, स्थानीय विधायक का संरक्षण था। चाहे वो पीडीपी का हो, चाहे वो बीजेपी का हो, उसके कारण उन लोग का मन बढ़ा हुआ था। लेकिन एनआईए के गठन के बाद जो 2009-10 में मुंबई ब्लास्ट जो 2008 में हुआ था, उसके बाद इसका एनआईए का गठन किया गया। उसके बाद इसकी सक्रियता बढ़ी और इसका गठन अमेरिका के एनसीटीसी के आधार पर किया गया, जो अमेरिका में आतंकवाद निरोधी दस्ता कह लीजिए या एजेंसी कह लीजिए, जिसका फुल फॉर्म नेशनल काउंटर टेररिज्म काउंसिल है। उसी के आधार पर एनआईए, जिसका फुल फॉर्म नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, यह एक स्वतंत्र एजेंसी है। ये देश में कहीं भी राज्य सरकार की सहमति के बिना आतंकवाद पर नियंत्रण करने के लिए छापा मार सकती है, पकड़ती है, जिसके परिणाम बड़े पैमाने पर यहाँ पे आतंकवाद को रोकने में सफलता मिली है। कुछ दिन पहले महाराष्ट्र के पगड़ा गांव में आईएसआईएस के आतंकवादियों ने अपना आईएसआईएस क्षेत्र घोषित कर दिया था। जिस आईएसआईएस का फुल फॉर्म इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया कहा जाता है, जिसका उद्भव 2011-12 में वो पश्चिमी एशिया में जो उथल पुथल हुआ था, जिसके बाद इसका गठन किया गया। हालांकि इसका बुनियाद पहले से पड़ गया था, जैसे हमास का बुनियाद बहुत पहले से है, जो फ़िलिस्तीन को रक्षा के लिए या गाज़ा के रक्षा के लिए इजरायली सेना से लड़ता है, और जिसने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल के नागरिकों पर आक्रमण किया था, जल, नभ और स्थल से। तो उस तरह से आईएसआईए जो दस्ता है, बहुत ख़तरनाक दस्ता है। ये आतंकवाद को बढ़ावा देता है। इतना ही नहीं, कुछ दिन पहले यूपी में भी बहुत बड़े पैमाने पर आईएसआईएस आतंकवादी पकड़े गए, जिसको एनआईए ने पकड़ा है। ये भी आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि यूपी में किसकी गवर्नमेंट है, जोगी बाबा की गवर्नमेंट है, और उनके शासनकाल में ही वहाँ पे बड़े पैमाने पर आईएसआईएस आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं। इतना ही नहीं, भारत में सबसे ज़्यादा आईएसआईएस आतंकवादी यूपी से ही पकड़े जा रहे हैं। तो अगर स्टेट गवर्नमेंट की सहमति लेनी पड़ती तो हो सकता है कि एनआईए भी इस तरह के आतंकवादी को नहीं पकड़ पाती। लेकिन अब बिना राज्य सरकार के सहमति के बिना उसके पुलिस के सहयोग के बिना ये कहीं पे भी छापा मारती है। पकड़ने के बाद राज्य सरकार को सूचना दी जाती है। इस तरह के प्रोविज़न जब यूपीए गवर्नमेंट कर रही थी, तो बीजेपी शासित राज्य इसका विरोध कर रहे थे, क्योंकि वो उनका कहना था कि लॉ एंड ऑर्डर राज्य का विषय है। इस कारण डायरेक्ट एनआईए इस तरह की घटना को अंजाम नहीं दे सकती है। लेकिन उस समय के यूपीए सरकार ने ज़बरदस्ती इस एजेंसी को बनाने के पहले कानून में संशोधन करके या वैधानिक तरीके से इसको मजबूत करके एनआईए को मजबूत किया। तो आज देश में शांति का माहौल बना हुआ है। चाहे पश्चिम बंगाल से आईएसआईएस के आतंकवादी पकड़ा रहे हैं, या राजस्थान से पकड़ा रहे हैं, या देश में किसी भी कोने में पकड़ा रहे हैं, ये एनआईए को सैल्यूट मैं करता हूँ, जो अपने दबंगई से अपने देश की सुरक्षा के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस कर रहे हैं। जब महाराष्ट्र में आईएसआईएस का वर्चस्व बढ़ रहा था, उस समय भी देवेंद्र फडणवीस की ही सरकार थी, जो बीजेपी के मुख्यमंत्री थे। आज भी अलायंस में ये शिंदे शिवसेना और देवेंद्र फडणवीस बीजेपी शासित राज्यों की सरकार है, जहां कुछ दिन पहले पकड़ा गया आईएसआईएस के 5 दुर्दांत विदेशी आतंकवादी। ये इसको पर विचार करने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़, जो मीडिया वाले जो हैं इस चीज़ को नहीं उठाते हैं। चाहे हो सकता है कुछ उन पर सरकार के दबाव हो,
या उनको प्रिंट मीडिया में छापने के लिए सरकार की परमिशन की आवश्यकता हो, या टीवी चैनल पर दिखाने के लिए इनको सरकार की अनुमति लेनी पड़ती हो, जो सूचना प्रसारण मंत्रालय। ये इसकी खोज करने की ज़रूरत है। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो इसको आप लोग जांचिए परखिए कि महाराष्ट्र के पगड़ा गांव से आतंकवादी पकड़े गए हैं कि नहीं। और इतना ही नहीं, यहाँ पे देश के जो भ्रांत नवयुवक थे या जो और कुछ कर लीजिए, जो अशिक्षित नवयुवक हैं और ख़ास करके मुस्लिम कम्युनिटी के, यहीं आकर के प्रशिक्षण लेते थे और यहीं से इन लोग इराक, सीरिया, लीबिया जाते हैं, वहाँ भी प्रशिक्षित होते हैं, फिर वापस आकर के आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होते हैं। कुछ दिन पहले पुंछ राजौरी में भी जो सेना पर आतंकवादियों ने हमला किया, उसमें भी ISIS जैसे मोहम्मद जैसे दुर्दांत आतंकवादियों का ही नाम आ रहा है, जिसको भी NIA ने खुलासा किया है और पकड़ा भी है। जब से NIA ने लगी है इस आतंकवादियों के खिलाफ में, तब से कश्मीर क्या भारत के हर क्षेत्र में, हर कोने से दुर्दांत आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं। इतना ही नहीं, नक्सलवाद पर भी कंट्रोल हुआ है। जो सरकार बोलती कि मैंने कंट्रोल किया है, नहीं, ये कंट्रोल करने में सहयोग NIA का, चाहे छत्तीसगढ़ का नक्सलवाद हो, चाहे बिहार का हो, चाहे मध्य प्रदेश का हो, चाहे उड़ीसा का हो, हर जगह NIA ने इसको कंट्रोल करने में मजबूती के साथ अपना वर्चस्व को दिखाया है। और इस तरह के नक्सलवाद, आतंकवाद पर नियंत्रण भी हुआ। तो पहले छत्तीसगढ़ में कितने आतंकवादी मारे जाते थे, 2010 लास्ट था कि जो 76 CRPF के जो बटालियन थे या CRPF के जो जवान थे वो मारे गए थे। उसके बाद जब NIA की सक्रियता बढ़ी तो ऐसे आतंकवादियों पर अवरोध लगा है, रोक लगा है। ये सब जानने की ज़रूरत है। इस चलते NIA की भूमिका को कोई इनकार नहीं करे, इनको दबाने का प्रयास करे। जिस तरह से NIA का जो आज देश में भूमिका बढ़ रही है, आने वाले समय में देश मजबूती के साथ, सेना मजबूती के साथ, पैरामिलिट्री मजबूती के साथ आतंकवादियों का मुकाबला करेगी, कर भी रही है। जिस तरह से आज मोदी सरकार ने ED को मजबूत किया है कि जहाँ पे भी जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उन पर छापा मारा जा रहा है, ये काम अगर मोदी सरकार डिमोनेटाइजेशन के पहले कर देती तो शायद आज देश की अर्थव्यवस्था का रूप दूसरे ढंग का रहता। अब आज भी देश की अर्थव्यवस्था कम से कम 6 से 7% से आगे बढ़ जाती, लॉकडाउन लगने के बाद भी। लेकिन ऐसा इन्होंने नहीं किया। डिमोनेटाइजेशन का कारण इन्होंने आतंकवाद, नक्सलवाद, भ्रष्टाचार ये सबको बताया, लेकिन कोई उससे ज़्यादा खास फायदा लाभ नहीं हुआ। लेकिन जब से ED ने ऐसे असामाजिक तत्वों पर छापा मारना शुरू किया है, देश की अर्थव्यवस्था मजबूती के साथ बढ़ रही है, काला धन भी पकड़ा जा रहा है, भ्रष्टाचार में लिप्त भी गिरफ्तार हो रहे हैं। लेकिन इसका जो उपयोग किया जाए निष्पक्षता के साथ किया जाए। ये नहीं कि राजनीतिक भावना से हम कोई भ्रष्ट आदमी कांग्रेस छोड़ करके BJP में जा रहे हैं, उनको ऊपर नहीं छापा मार रहे हैं। फिर कल कांग्रेस की सरकार बनेगी तो वो BJP छोड़ कर कांग्रेस में आएंगे, फिर कांग्रेस वाले उनको संरक्षण देंगे। इससे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं होगी। निष्पक्षता के साथ जो भी जहाँ जिस पार्टी की भी हो उस पर ED लगाया जाए, अपने आप दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। उसी तरह से NIA भी को प्रोत्साहित किया जाए कि निष्पक्षता के साथ किसी दल की सरकार हो, किसी दल का नेता हो, अगर कोई आतंकवाद को संरक्षण दे रहा है, अगर आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है तो उसको भी उसी तरह के पनिशमेंट दिया जाए, उस पर उसी तरह का केस चलाया जाए कि जिस तरह से आतंकवादी पर चलाया जाता है। क्योंकि आतंकवाद को संरक्षण देने वाले आतंकवादी से ज़्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि कानून व्यवस्था, सत्ता उनके पास होती है, जिसके संरक्षण में रह करके आतंकवादी देश को नुकसान करते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसी पर एक मैं शेर कह देता हूँ, मानव जीवन के मूल्य को समझो, सुरक्षा है संजीवनी, उसे तुच्छ न समझो। मैं ये कह रहा हूँ कि मानव जीवन के मूल्य को समझो, ह्यूमन राइट्स को समझिए। सुरक्षा संजीवनी है, वो संजीवनी देश की सरकार, देश की पुलिस प्रशासन, कानून व्यवस्था में होती है। इसे तुच्छ नहीं समझे, मैंने छोटी नहीं समझे, क्योंकि जिस देश की सुरक्षा मजबूत होती है, और ख़ास करके भारत की सुरक्षा अगर मजबूत होगी तो भारत की अर्थव्यवस्था इतना मजबूत है,
भारत के नवयुवक इतने मजबूत हैं और विश्व का सबसे बड़ा नवयुवक देश भारत है कि अपने कमा खा लेंगे और कमाने खाने के बाद अपनी स्थिति मजबूत कर लेंगे, जिसका परिणाम ये होगा कि देश का अर्थव्यवस्था ही मजबूत होगा। इस कारण ISIS को रोकने में जो NI की भूमिका है उसको प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है और ख़ास कर देश के हर नेता नवयुवक जहाँ भी अगर उनको लगता है कि ISIS का आतंकवादी यहाँ पे है, उनको भी रोकने की ज़रूरत है, सूचना देने की ज़रूरत है, NIA को बताने की ज़रूरत है, पुलिस प्रशासन को बताने की ज़रूरत है। तभी ही ISIS के साथ साथ जैश ए मोहम्मद या हर आतंकवादी पर नियंत्रण किया जा सकता है, क्योंकि ISIS का आतंकवादी जैश ए मोहम्मद में भी जा सकते हैं, जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी ISIS में भी आ सकते हैं। इस चलते सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अगर इसको रोकना है तो सबको सहयोग करना पड़ेगा। थैंक यू।